सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खौफनाक मंजर के बाद दुनिया को यह बात समझ आ गई थी कि वॉर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। इन फ्यूचर कोई भी कंट्री एक दूसरे पर हावी ना होने पाए, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जिसके बाद लगा था कि दुनिया को वॉर से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि 21वीं सेंचुरी में ऐसी वॉर होगी जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक पाएगा। हम बात कर रहे हैं पिछले 2 साल से चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर की। यूनाइटेड नेशन में रशिया के खिलाफ 143 देशों की वोटिंग के बाद भी पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक करना बंद नहीं किया। यूरोपियन कंट्रीज के सैंक्शंस हो या नेटो की धमकियां, पुतिन की जिद के सामने किसी की नहीं चल रही। एक और सुपर पावर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश वॉर को रोकने की धमकियां दे रहे हैं। दूसरी ओर पुतिन यूक्रेन की बर्बादी की दास्तान लिखते जा रहे हैं। दुनिया पुतिन को लेकर 2 भागों में बटी है। कुछ लोग उन्हें एक अग्रेसिव डिक्टेटर मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें प्रोग्रेसिव और रशिया के सबसे कमिटेड लीडर के तौर पर देखते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो पुतिन के जीवन को करीब से जानते हैं। गरीब घर में पैदा हुआ व्लादिमीर पुतिन अपना हर फैसला बेफिक्र होकर लेते हैं। बचपन में ठाना कि उन्हें जासूस बनना है तो यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में नौकरी की। मूड बदला तो पॉलिटिक्स में आ गए और रशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बन गए। कैसे बचपन से जासूस बनने की चाहत रखने वाले पुतिन रशिया के चहेते रूलर बन गए? क्या है पुतिन की असली कहानी जिससे उन्होंने सामान्य जासूस से प्रेसिडेंट तक का सफर तय किया? व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को यूएसएसआर के लेनिनग्राड में हुआ, जो आज के दिन सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। यह वही शहर था जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन सेना ने 872 डेज तक सीज करके रखा था। इसी दौरान 8 लाख लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया था और लाखों लोग खुद ब खुद भूख प्यास से मर गए थे। पुतिन अपने घर में 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता स्पिरिडोनोविच पुतिन यूएसएसआर की नेवी में नौकरी करते थे, जबकि उनकी मां मारिया इवानोवना शेलोमोवा एक फैक्ट्री वर्कर थी। पुतिन के जन्म से पहले ही उनके दोनों भाइयों की मौत हो गई थी। एक भाई 1930 के दशक में मर गया था तो दूसरा 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई भूखमरी से खत्म हो गया था। पुतिन एक गरीब परिवार से था। हालात ऐसे थे कि माँ बाप दोनों के कमाने के बाद भी घर का खर्च चलाना मुश्किल था। पूरा परिवार एक जर्जर कमरे में रहता था। एरिया ऐसा था कि पुतिन का बहुत सारा वक्त घर के बाहर चूहों को भगाने में चला जाता था। गरीबी और बदहाली से सिर्फ पुतिन का घर नहीं बल्कि पूरा लेनिनग्राड का एरिया ही त्रस्त था, इसलिए यहाँ लड़ाई झगड़ा होना भी आम बात थी। ऐसे माहौल में बचपन से ही एम्बिशियस पुतिन ने खुद को पावरफुल बनाना शुरू किया। माँ बाप की इच्छा के खिलाफ जाकर उन्होंने जूडो सीखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पुतिन ने जूडो के साथ फिशिंग और हॉर्स राइडिंग जैसे स्किल्स में मास्टरी हासिल कर ली थी। 1960 से 1968 के बीच पुतिन की 8th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई लेनिनग्राड के प्राइमरी स्कूल में हुई। 1970 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उनके टीचर वेरा गुरेविच के अनुसार पुतिन को टीनेज में आने तक नहीं पता था कि उन्हें आगे क्या करना है, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल और एनर्जी देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये बच्चा कुछ अलग ही करेगा। पुतिन सिर्फ खेलकूद में ही आगे नहीं थे बल्कि उनकी पढ़ने में दिलचस्पी रहती थी। पुतिन खाली टाइम में कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों को पढ़ते थे। जब भी वक्त मिलता पुतिन सिनेमा देखना पसंद करते थे। यही सिनेमा उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। एक स्पाई मूवी से इंस्पायर्ड होकर पुतिन ने बचपन से ही जासूस बनने का मन बना लिया था। देश के लिए काम करने का जुनून इतना ज्यादा था कि जब वह क्लास 9th में थे उसी समय यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में काम मांगने पहुंच गए। लेकिन जवाब में केजीबी के ऑफिसर्स ने पुतिन को बताया कि इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने के लिए लॉ की डिग्री जरूरी होती है और किसी तरह से समझा बुझाकर पुतिन को घर भेज दिया। लेकिन पुतिन ने इस बात को अपने मन में बसा लिया। फिर क्या था, 1970 में पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। 1970 से 1975 तक पुतिन का वक्त अपनी लॉ की पढ़ाई करने में बीता। फाइनली 1975 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। अब सवाल था नौकरी का और 23 साल के पुतिन को 1975 में ही केजीबी में नौकरी मिल गई। पुतिन के लिए ये जॉब किसी सपने के पूरा होने जैसा था। 10 साल तक अपने होम टाउन लेनिनग्राड में नौकरी करने के बाद 1985 में व्लादिमीर पुतिन को ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में एज अ जर्मन ट्रांसलेटर भेजा गया। उन दिनों केजीबी को जर्मन लैंग्वेज जानने वाले ऑफिसर्स की जरूरत थी क्योंकि उस समय जर्मनी
जर्मनी ईस्ट और वेस्ट दो भागों में बटा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट का एरिया यूएसएसआर के कब्जे में था, तो दूसरी ओर वेस्ट में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस था। ईस्ट जर्मनी के अंदर पॉलिटिक्स से जुड़े लोग ईस्ट जर्मनी के खिलाफ कोई कदम न उठाने पाए, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए जर्मनी में एक और सीक्रेट पुलिस एजेंसी स्टासी भी काम कर रही थी, जिसका पूरा नाम था मिनिस्ट्री फॉर स्टेट सिक्योरिटी। एज अ जर्मन ट्रांसलेटर, पुतिन के शानदार काम और इंटेलिजेंस की चर्चा पूरे केजीबी ऑर्गेनाइजेशन में होने लगी, और यही वजह थी जल्द ही केजीबी के बिहाफ पर पुतिन ने स्टासी के साथ एज अ पुलिस ऑफिसर भी काम किया, जहां वो जर्मनी के अंदर यूएसएसआर के खिलाफ होने वाले एक्शंस पर नजर रखने लगे। और इसी के चलते कुछ ही दिनों में नेटो के प्लान को ट्रैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पुतिन के हाथ में आ गई थी। जल्द ही केजीबी के ड्रेसडन ऑफिस में किसे रिक्रूट करना है, किसका ट्रांसफर करना है, सारी अथॉरिटीज पुतिन के अंडर में आ चुकी थी। उस समय जर्मनी पर 4 देशों का कब्जा था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वेस्ट जर्मनी में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था। दूसरी ओर ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के अंडर में था। शुरुआत से ही ईस्ट जर्मनी में रहने वाले लोग अपने ऊपर यूएसएसआर के कब्जे से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि यूएसएसआर की गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए वह अमेरिका के इन्फ्लुएंस वाले वेस्ट जर्मनी से मिलना चाहते थे। ये बात भी सच थी कि उस समय अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वेस्ट जर्मनी में खूब पैसा खर्च किया था, और वहां के लोग ईस्ट जर्मनी के कंपैरिजन में ज्यादा सुकून से रहते थे। इसलिए बेटर लाइफ की तलाश में हजारों लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी जाने लगे थे। उस समय जर्मनी के बर्लिन शहर में माहौल काफी खराब हो गया था। लगातार माइग्रेशन बढ़ने से यूएसएसआर ने बर्लिन में एक वॉल बना दी थी, ताकि ईस्ट जर्मनी के लोगों को वेस्ट जर्मनी जाने से रोका जा सके। लेकिन ये बर्लिन वॉल भी ईस्ट जर्मनी के लोगों को रोक नहीं पाई। जल्द ही ईस्ट जर्मनी के लोग बर्लिन वॉल के खिलाफ खड़े होने लगे, एंड फाइनली 9 नवंबर 1989 को एक साथ हजारों लोगों की भीड़ ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। जिस समय बर्लिन की दीवार तोड़ी गई, उस समय पुतिन केजीबी के ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडन ऑफिस में तैनात थे। बर्लिन में दीवार गिराए जाने के बाद भड़की भीड़ ने उनके ऑफिस पर अटैक कर दिया। खतरा देखकर पुतिन ने ड्रेसडन में ही यूएसएसआर के मिलिट्री हेडक्वार्टर से मदद की मांग की। जवाब में उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाई गई, और यहां तक कहा गया कि जब तक मॉस्को से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। उस समय पुतिन के पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो भीड़ के सामने सरेंडर कर देते या फिर किसी तरह भागकर अपनी जान बचाते। लेकिन पुतिन के मन में भागने का ख्याल तक नहीं आया। परीक्षा की घड़ी में पुतिन ने भीड़ से लोहा लेने का फैसला कर लिया। वो ऑफिस से निकलकर भीड़ के सामने आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने तेज आवाज में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, अगर कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो अंदर हथियारों से उनके गार्ड फायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। पुतिन की बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि एक भी आदमी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। देखते ही देखते पूरी भीड़ वापस लौट गई। उस दिन पुतिन ने केजीबी ऑफिस और खुद को तो बचा लिया था, लेकिन उनके मन में अंदर ही अंदर ये बात खटकने लगी थी कि आखिर उन्हें बचाने के लिए मॉस्को ने किसी को क्यों नहीं भेजा। ये बात पुतिन के लिए किसी हादसे से कम नहीं थी। जो इंसान अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, जब उस पर मुसीबत आई तब मॉस्को ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। धीरे धीरे पुतिन को समझ में आ चुका था कि यूएसएसआर की सत्ता पर कब्जा जमाए लोगों को अपने नागरिकों की जरा भी चिंता नहीं है। इस इंसिडेंट के टाइम सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत यूनियन के लोग भी मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी से बहुत खुश नहीं थे। हालांकि इन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात यूएसएसआर की जनता को रास नहीं आ रही थी। उन्होंने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन वहां भी मुजाहिदीन ने यूएसएसआर को धूल चटा दी थी और गोर्बाचेव कुछ नहीं कर सके और मजबूर होकर इन्हें अपनी सेना हटानी पड़ी थी। इनकी कमजोर पॉलिसी के चलते ही बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और फाइनली यूएसएसआर का कोलैप्स भी इनकी ही गवर्नेंस में देखने को मिला। इसलिए यूएसएसआर के लोगों का गुस्सा इनके खिलाफ बढ़ने लगा। मजबूर होकर 25 दिसंबर 1991 को इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था। 1990 में पुतिन केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल पद के साथ एक्टिव सर्विस से रिटायर होकर वापस अपने शहर लेनिनग्राड लौट आए और यही लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करने लगे। इसी समय उनकी मुलाकात लेनिनग्राड के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेयर एनाटोली सबचक से हुई। एनाटोली सबचक पुतिन के बिहेवियर से बहुत प्रभावित हुए और इन्हें अपना सलाहकार बना लिया। यहाँ पुतिन की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया।
इस पोस्ट को संभालने के बाद पुतिन देश के एक्टिव पॉलिटिक्स को थोड़ा और नजदीक से देखने लगे। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद लेनिनग्राड का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। पुतिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाते रहे। उनके शानदार काम के चलते 1994 में पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डेप्यूटी मेयर बना दिया गया और यहीं से पुतिन की पॉलिटिक्स में ये पहली एंट्री होती है। सत्ता हाथ में आने के साथ ही शहर के अंदर पुतिन ने शानदार काम करना स्टार्ट किया। ढूंढ ढूंढ कर करप्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर पुतिन की इमेज एक साफ लीडर के रूप में बन चुकी थी। लेकिन 1996 में सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर का इलेक्शन हुआ और इस बार सोबचक इलेक्शन हार जाते हैं। सोबचक के हारने के बाद पुतिन की कुर्सी भी चली जाती है। केजीबी में काम करने से और सेंट पीटर्सबर्ग के डेप्यूटी मेयर रहने के कारण पुतिन की जान पहचान मॉस्को के बड़े लीडर्स और ऑफिसर्स के साथ हो गई थी। डेप्यूटी मेयर की कुर्सी जाने के बाद पुतिन इसका फायदा लेते हुए मॉस्को शिफ्ट हो गए। मॉस्को में उनकी मुलाकात वैलेंटिन युमाशेव से होती है। वैलेंटिन युमाशेव उस समय रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन के दामाद थे। पुतिन की पर्सनालिटी और उनकी कार्यशैली को देखकर वैलेंटिन युमाशेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन से करवाई। 26 मार्च 1997 में बोरिस येल्सिन ने पुतिन को प्रेसिडेंशियल स्टाफ में डेप्यूटी चीफ बना दिया। बोरिस येल्सिन लिमिट से ज्यादा शराब पीते थे और उनकी पब्लिक इमेज भी अच्छी नहीं थी। प्रेसिडेंट डेकोरम नाम की कोई चीज उन्हें नहीं पता थी। नशे में वो लोगों के बीच नाचना शुरू कर देते थे। इनके नाम करप्शन के कई मामले भी दर्ज थे और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था बोरिस येल्सिन के ऊपर करप्शन के मामले भी बढ़ते चले जा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब बोरिस येल्सिन को रशिया में करप्शन का नया चेहरा माना जाने लगा था, जिसके चलते रशिया के लोग इनसे काफी नाराज थे। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। पुतिन लेनिनग्राडर एनाटोली चुबाइस के काफी करीब आ गए और उनका भरोसा जीत लिया और उसके साथ ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर प्रमोट होते चले गए। अपने अच्छे काम और डेडिकेशन की वजह से देखते ही देखते पुतिन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बन गए, जो कि रशिया की हाईएस्ट सिविलियन सर्विस रैंक थी। पुतिन को बोरिस येल्सिन के हालात की अच्छी खबर थी। साथ ही केजीबी में काम करने की वजह से वो प्रेसिडेंशियल पावर्स को बहुत अच्छी तरह समझते थे और इसी वजह से जैसे ही उनके हाथ में प्रेसिडेंट के साथ काम करने का मौका लगा तब उन्होंने खुद को पूरी तरह से रशियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया। बोरिस येल्सिन को शराब पीने से फुर्सत नहीं थी और ऐसे में अब बोरिस येल्सिन के ज्यादातर काम पुतिन संभालते थे। पुतिन ने अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को पूरी तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही दिनों में बोरिस येल्सिन के सारे काम सही तरीके से होने लगे। देश के बदलते हालातों की वजह से बोरिस का पुतिन के ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया। अपनी शानदार लीडरशिप और अग्रेसिव थॉट प्रोसेस की बदौलत कुछ ही दिनों में पुतिन ने बोरिस येल्सिन का पूरा भरोसा जीत लिया। 1991 से 1999 तक बोरिस रशिया के प्रेसिडेंट बने रहे और इस टाइम तक पुतिन देश के पॉलिटिक्स को पूरी तरह अपने हाथ में ले चुके थे और यही से पुतिन के साथ साथ रशिया का भी फेट बदलने वाला था। 9 अगस्त 1999 को राष्ट्रपति येल्सिन ने पुतिन को रशियन फेडरेशन गवर्नमेंट का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रशिया में हुए इस बड़े पावर शिफ्ट के बाद पुतिन को असल मायनों में अब पावर मिली थी। यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद से चेचनिया ने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर लिया था और लगातार रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ था। कहने को तो चेचनिया फ्री था, लेकिन रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ कम नहीं हुआ था और यही कारण था आए दिन दोनों देशों के बीच सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। 1998-99 के टाइम दोनों के बीच लड़ाई अपनी पीक पर थी। इस साल चेचनिया के इस्लामिक फाइटर्स ने रशिया के अंदर आतंक फैला रखा था। जगह जगह बम ब्लास्ट किए जा रहे थे। इसी साल अगस्त 1999 में चेचनिया के फाइटर्स ने रशिया के कई सिटीज पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसमें बानिस्क, मॉस्को और वोल्गोडोन्स्क जैसे सिटी को टारगेट किया गया। इस अपार्टमेंट बॉम्बिंग्स में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस इंसिडेंट ने रूस के अंदर पहले से भड़की आग में घी डालने का काम किया। रशिया के लोगों का खून खौल उठा था।
चेचनिया के खिलाफ गुस्सा आसमान चढ़ता जा रहा था। रूस की जनता किसी भी तरह चेचनिया के आतंकियों का खात्मा करना चाहती थी। देश के अंदर बढ़ता टेररिज्म देखकर प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने मन में ठान लिया कि इस बार वो चेचनिया को सबक सिखा कर रहेंगे। चेचनिया को हैंडल करने की पूरी जिम्मेदारी पुतिन को दी गई। पावर हाथ में आते ही पुतिन ने चेचनिया पर वॉर डिक्लेयर करते हुए अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। पुतिन ने कहा अब चेचनिया पर मॉस्को का शासन होगा। हजारों की संख्या में मिलिट्री चेचनिया में एंटर करती है। अस्पताल, स्कूल, सिविलियन जो भी रशियन मिलिट्री के सामने आता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। रशिया के इस वॉर से चेचनिया के अंदर तबाही का मंजर फैल चुका था। 80,000 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। इस वॉर को सेकेंड चेचन वॉर के रूप में जाना जाता है। रशियन सैनिकों के हेलमेट पर कैमरा लगा दिया गया था जिससे रशिया के लोगों को पता चल सके कि कैसे 300 रशियन लोगों की जान का बदला चेचनिया की बर्बादी से लिया गया था। इस खतरनाक रिवेंज से रशिया के अंदर पुतिन की एक नई इमेज सामने आई। रशिया के अंदर लोग पुतिन को हीरो के तौर पर देखने लगे थे। इस घटना के 2 महीने बाद ही दिसंबर 1999 में बोरिस येल्सिन ने प्रेसिडेंट पोजीशन से अचानक रिजाइन दे दिया। उस वक्त तक पुतिन की पॉपुलैरिटी पूरे रशिया में फैल चुकी थी। इसके अलावा पुतिन बोरिस येल्सिन के करीबी तो थे ही, इसलिए 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को रशिया का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। मार्च 2000 में रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। रशिया की जनता ने पुतिन पर अपना पूरा विश्वास दिखाया। इलेक्शन के रिजल्ट में 53% वोट के साथ पुतिन पहली बार प्रेसिडेंट बने। कुर्सी संभालते ही पुतिन ने रशिया के अंदर शानदार काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने रशिया से करप्शन को खत्म करने की कसम खा ली। करप्ट लोगों पर नकेल कसी जाने लगी, सेना मजबूत होने लगी, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, देश की जीडीपी में इजाफा हो रहा था और पुतिन के प्रेसिडेंट बनने का लाभ धीरे धीरे जनता को भी मिलने लगा था। जो लोग भूखे मरने की हालत में थे खुशहाल जिंदगी जीने लगे। महंगाई घट रही थी, लोगों की आमदनी बढ़ गई थी। दरअसल इन सब के पीछे का कारण कुछ और भी था। उस समय इंटरनेशनल लेवल पर रशिया के ऑयल की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही थी। डिमांड बढ़ने के साथ साथ तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा था, जिसमें रशिया के लोगों की इनकम भी बढ़ने लगी और गरीबी मिटती चली गई। पुतिन को प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया के अंदर हुए इस चेंज से पुतिन को एक ग्रेट लीडर के रूप में देखा जाने लगा, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला साल 2004 में हुए अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। इस बार पुतिन को 71% वोट मिले और वो दोबारा रशिया के प्रेसिडेंट बने। लगातार मिल रही जीत से इतना तो तय हो गया था कि पुतिन ही अब रशिया के सर्वोसर्वा है। रूस का कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी को लगातार सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बनने की इजाजत देता था। 2000 और 2004 में प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन के 2 कार्यकाल पूरे हो चुके थे। रशिया में पुतिन के विरोधियों को लगता था कि 2008 के इलेक्शन में वो क्रेमलिन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मार्च 2008 के इलेक्शंस में पुतिन ने अपने करीबी दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया। पुतिन के इन्फ्लुएंस से दिमित्री मेदवेदेव इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने और पुतिन प्राइम मिनिस्टर बन गए। पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक से पुतिन के विरोधी चारों खाने चित हो गए थे। पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव ने मिलकर सितंबर 2011 में रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया। अब तक जहां प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल होता था, इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया। 2012 में एक बार फिर रशिया के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई थी। पुतिन तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार थे। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लगातार 2 बार से अधिक प्रेसिडेंट बनने पर रोक थी, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था कि 3 बार कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। यही कारण था पुतिन ने तीसरी बार उम्मीदवारी ठोककर अपने प्रचार प्रसार में जुट गए थे। इससे उन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया था जो पुतिन को रशियन पॉलिटिक्स से बाहर देखना चाहते थे। लिहाजा रशिया के अलग अलग शहरों में ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं द्वारा पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट पुतिन का बाल भी बाका नहीं कर पाया। जनता ने फिर पुतिन का साथ दिया। मार्च 2012 में तीसरी बार पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने। इसी तरह से 2018 में पुतिन 4th टाइम रशिया के प्रेसिडेंट बने। रशिया में प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता है। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबसे ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। यहाँ तक कि जजेस भी प्रेसिडेंट की मर्जी से चुने जाते हैं। कहने को तो रशिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन का रिजल्ट हमेशा पुतिन के ही पक्ष में आता है। जिस तरह बॉर्डर के बाहर पुतिन किसी की नहीं सुनते, ठीक वैसे ही रशिया के
अंदर भी पुतिन के खिलाफ बोलने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। पहली बार प्रेसिडेंट बनने के बाद जब रशिया के रिचेस्ट मैन मिखाइल खोडोरकोवस्की ने पुतिन से बगावत करने की कोशिश की तो 2003 में उनके खिलाफ फ्रॉड और टैक्स चोरी का आरोप लगा दिया गया और 2005 में उन्हें सालों के लिए जेल में भेज दिया गया। उनकी ऑयल एंड गैस की कंपनी यूकोस की सारी प्रॉपर्टी को मार्केट से भी कम वैल्यू में नीलाम कर दिया गया। पुतिन के रशिया में कंट्री के खिलाफ जाने पर सीधे सजा मौत होती है। जर्नलिस्ट एना पोलितकोवस्किया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपने रिपोर्ट में चेचनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन पर सवाल उठा दिया था, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2006 को मॉस्को में अपने अपार्टमेंट में एंट्री करते समय उन्हें मार दिया गया। ऐसा ही देखने को मिला 23 जून 2023 को, जब रशिया के प्राइवेट मिलिट्री पार्टनर वैगनर ग्रुप के चीफ एवजेनी प्रिगोजिन ने रशियन आर्मी से बगावत कर दी थी। पुतिन ने प्रिगोजिन से मिलकर मामले को शांत तो कर लिया था, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद 23 अगस्त 2023 को उनका बिजनेस जेट क्रैश हो जाता है, जिसमें उनके साथ अन्य 9 लोग भी सवार रहते हैं। इस घटना के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि यह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि प्रिगोजिन को मारने के लिए एक सोची समझी हुई चाल थी।